सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये वो टॉपिक है जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अलग अलग बुक से भी पढ़ा होगा और हो सकता है कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अक्सर भूल जाया करते हैं। और एग्जाम के टाइम पर या जब हम लोग पेपर दे रहे होते हैं, तो हम लोगों को कुछ इसके मुख्य तथ्य हमारी समझ में नहीं आते और हम इसको अक्सर छोड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बताऊंगा, और इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर जो भी पेपर के लिए बन सकता है, यानी कि 100% इस वीडियो के अंदर से आपको क्वेश्चंस रखा हुआ मिलेगा। इस वीडियो के अलावा इस टॉपिक में जो भी है, इसके अलावा आपको कहीं और से, किसी भी बुक से, किसी भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो मुझे 100% पूरा 100% उम्मीद है कि आपके आने वाले पेपर में, आपके आने वाले प्रश्न पत्र में, आपके आने वाली हर एक वैकेंसी में अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इसी के अंदर से आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। तो मोटिवेशनल कोट्स कुछ हमारा इस तरीके से है: अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। देखिए, बहुत अच्छा कोट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना जोशीले और जुनूनी बने हम लोगों को सफलता नहीं मिल सकती। इसके अलावा एक और ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए: हमारा जो चैनल है उसका नाम अब हम लोगों ने क्रैकर बाई विशाल सर रख दिया है। तो जब भी आप फ्यूचर में सर्च करेंगे तो आपको इस नेम से सर्च करना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है। यानी कि इतिहास का सबसे पहला टॉपिक, प्राचीन भारत का सबसे पहला टॉपिक। देखकर आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है, हम लोग इसको अच्छे से आता भी है हम लोगों को। लेकिन आप सिर्फ इस टॉपिक के, इस वीडियो के आखिरी तक रुकिए और देखिए और जांचिए कि आपकी सच में इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि आप इस टॉपिक के सारे फैक्ट्स को जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाली है। हमारे चैनल पे आपको वो वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये चैप्टर तो मुझे आता है, लेकिन जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और वो फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैक्ट हम आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड कराया करेंगे। हम फालतू की कोई चीज़ अपनी वीडियो में नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समय बहुत कीमती है और आपके इस समय को हम लोग खराब होने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास का सामान्य परिचय से बात करें हम लोग, तो इतिहास को, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। ये टॉपिक हमारा प्राचीन भारत का है। ये टॉपिक हमारा प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत से भी हम लोग ये कहेंगे कि सामान्य परिचय है ये। तो देखिए, इतिहास को जब डिवाइड किया गया तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ये प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। प्राचीन भारत में इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। यानी कि प्राचीन भारत को निम्नलिखित 3 कालों में विभाजित किया गया। प्रागैतिक इस काल में भी जो इसका जो एक पार्ट है वो है पाषाण कालीन सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल का जो पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल का जो पार्ट है वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। सबसे मुख्य बात क्या है कि प्रागैतिहासिक काल का के बारे में जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य फैक्ट है वो ये है कि इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इसके अलावा इसकी जो जानकारी हम लोगों को मिलती है वो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिल सकती है। यानी कोई लिखी हुई कोई चीज नहीं, ना कोई बुक है ना कोई ग्रंथ है कि ऐसा कोई काल था। लेकिन जो पुरातात्विक सर्वेक्षण हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली
ये कहा जा सकता है कि हाँ, एक काल प्राकृतिक ही काल है जो कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक रहा होगा। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग आते हैं, तो इसमें लिखित साक्ष्य इसमें भी उपलब्ध नहीं थे। सॉरी, इसमें उपलब्ध थे लेकिन वो अपठित थे। लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध थे लेकिन वो अपठित थे, यानी कि बात तो वही है कि जब लिखित साक्ष्य मिल गए तो वो पढ़े ही नहीं गए, तो वो यानी कि मिलना ना मिलना उसका बराबर ही हो गया। लेकिन यहाँ पर भी क्या था, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता थी। देखिए, वैसे ही ज्यादातर बुकों में आपको ये लिखा मिलेगा कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वो नहीं क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर उसको पढ़ा ही नहीं गया, तो ये ना के बराबर है। लेकिन सच ये है कि यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनको पढ़ा नहीं गया है, वो अलग बात है। फ्यूचर में हो सकता है कि उनको पढ़ा जाए, ऐसी कोई टेक्निक है कि उसको पढ़ा जा सके, तो इसलिए हम लोग कहेंगे लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, वो अपठित है। तीसरा काल हमारा जो है वो ऐतिहासिक काल है, जिसमें लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता है और वो पठित भी है, यानी कि यहाँ पर जो ग्रंथ मिले हैं हम लोगों को, वो ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे साक्ष्य हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं। ग्रंथ हैं, साक्ष्य हैं। साक्ष्य मतलब कोई ऐसी कोई चीज मिल जाए खुदाई करते हुए कि उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं कि अगर मैं आज किसी भी चीज किसी भी कैलेंडर ले लेते हैं या फिर मैं कोई बुक ले लेता हूँ, जैसे आपकी इतिहास की बुक है जो हिंदी में लिखी हुई है, मैं उसको कहीं खोद के दबा देता हूँ, लेकिन आज से क्या हो, 100 साल बाद 200 साल बाद वहाँ पे खुदाई हो और वो बुक निकल जाए, अगर वो बुक हिंदी में है तो इजिली उसको सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक पठित लैंग्वेज में आती है, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो पठित मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य तो यहाँ पर उपलब्ध होंगे ही, जब खुदाई होगी तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो इसलिए प्रागैतिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारत में इन तीन कालों के आधार पर इनको बांटा गया है, जिसमें इनके इन कालों के भी अंदर कुछ सभ्यताएं आती हैं, जैसे पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ जो हमारी होती है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि लिखित साक्ष्यों का अभाव इनमें से किस काल में था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। केवल प्रतात्विक साक्ष्य तो देखिए हर जगह उपलब्ध थे, है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाणकालीन सभ्यता इनमें से किस काल पर आधारित है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता इस पे से किस काल में आधारित है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता थी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्यों साक्ष्य पढ़े गए हैं, तो वो ऐतिहासिक काल है। देखिए, एक ही छोटे से टॉपिक से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको सही से नहीं पढ़ पाते, इसलिए हमारे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाते हैं। चलिए अगर अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारत में हमारे तीन काल हैं, एक तो पाषाण काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, तीसरा ऐतिहासिक काल है। तो हम जो दो हम इसमें यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, जो हमारा ये पहला वाला काल है, आज की इस वीडियो में हम लोग इस काल को पूरा कवर करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग आएंगे आद्य ऐतिहासिक काल में, और उसके बाद हम लोग आएंगे ऐतिहासिक काल में। यानी कि मैं लगभग, अभी देखिए ये जो ऐतिहासिक काल है ये बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता हाँ हम एक वीडियो में कवर कर देंगे, और उसी वीडियो को आपको करना है, चाहे वो आप पैट देने जा रहे हो, एसएससी एग्जाम देने जा रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एडब्ल्यू, कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो आप, जो क्लरिकल लेवल तक का है, ग्रुप सी तक का है, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। हाँ, जो बड़े एग्जाम्स हैं, आईएएस है, पीसीएस है, उसमें ये पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और डीप चले जाते हैं वहाँ पे। ये क्वेश्चन भी आईएएस में बनते हैं, जो मैंने पैटर्न उठाया सारा आईएएस का पैटर्न भी है इसके अंदर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आईएएस तक में बने हुए हैं, पीसीएस तक में क्वेश्चंस बने हुए हैं डायरेक्टली। तो ये ऐसा नहीं है कि सर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या हमारे लिए सिर्फ ग्रुप सी तक काम करेगा, नहीं, ये आपका आईएएस पीसी तक आप काम कर सकता है। और यही क्वेश्चन आपके एमटीएस तक में बने हैं, यही क्वेश्चन आपके जीडी में बने हुए हैं। क्वेश्चन आपके कहीं से भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आईएएस है तो बहुत डीप जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, इजी डालना है उसको पैटर्न, तो वो आपको इजी क्वेश्चन दे देगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे, तो पाषाण काल काल को भी तीन काल में विभाजित किया गया है।
जो पाषाण काल है इसको भी 3 काल में विभाजन किया गया है और इसमें जो उपकरण है उनकी भिन्नता के आधार पर ही इसको विभाजित किया गया है। तो देखिए यहाँ पहले देख लेते हैं सबसे पहला काल या सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं ये समझना है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ये बनेंगे कि पूरा पाषाण काल में इनमें से क्या एक घटना हुई थी, या पशुपालन कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव कहाँ पर था, या प्रथम हस्तकुठार कहाँ बने थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पूरा पाषाण काल में सबसे पहला पॉइंट शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। यहाँ के जो लोग थे पूरा पाषाण काल में जो भी लोग थे वो शिकार पे और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्रह का मतलब ये होता है अपने खाने को इकट्ठा कर लेना, कहीं जमा कर लेना। जैसे आप गेहूं करते हैं ना किसी टंकी में इकट्ठा, इस तरीके से गेहूं के टंकी में जो इकट्ठा करते हैं यहाँ पे बोरियों में इकट्ठा कर लेते हैं, किसी कमरे में इकट्ठा कर लेते हैं, उस तरीके से। तो यहाँ के जो लोग थे वो शिकार करते थे, मतलब वो शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे और साथ में वो अपने खाने को संग्रह कर लेते थे। यहाँ के लोग जो हैं वो पशुपालन नहीं जानते थे, कृषि नहीं जानते थे, अग्नि भी नहीं जानते थे, यानी कि उनका अभाव था। इस काल में संबंध प्रथम हस्तकुठार इस काल में मिले हैं। 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुए। यानी कि जो ये प्रथम हस्तकुठार हैं ये सबसे पहले किसको प्राप्त हुए, रॉबर्ट ब्रूस फुट को सबसे पहले प्राप्त हुए 1863 ईस्वी में। कहाँ से, पल्लवरम मद्रास से। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रथम हस्तकुठार कब प्राप्त किए गए, तो 1863 में किए गए। कहाँ से किए गए, पल्लवरम से किए गए। किसने किए, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए। अब देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला पूर्व, मध्य, उच्च, ऐसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले पूर्व होगा, फिर बीच में मध्य आया होगा, बाद वाला उच्च हो जाएगा। अच्छा, इस काल की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए इस काल में क्रॉड उपकरण मिले थे। विशेषताएं क्या है इसकी, हस्तकुठार, खंडक, विदारणी, ये इस काल में जो है पाई गई थी। इसके बाद देखिएगा दूसरा है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पे देखिए आपको मिले क्या, फलक उपकरण। फलक उपकरण में क्या था, क्वार्टराइज पत्थर से निर्मित जो भी आपको सामान मिला, जो भी आपको वहां से चीजें मिली वो क्वार्टराइज पत्थर से निर्मित थी। उच्च पूरा पाषाण काल में आपको तक्षणी मिली, खुरचनी मिली। देखिए ये उच्च पूरा पाषाण काल इंपोर्टेंट नहीं है, मध्य वाला थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, पूर्व पाषाण काल इंपोर्टेंट है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो पूर्व पाषाण काल है और उससे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका पूरा पाषाण काल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, आपको जो एग्जामिनर है वो कैसे घुमाएगा, वो ये कहेगा खंडक, खंडक किस काल से मिले। अब वो आपको इसमें डाल देगा पूर्व पूरा पाषाण काल भी डाल देगा, मध्य पूरा पाषाण काल भी डाल देगा, पूरा पाषाण काल भी दे देगा, उच्च भी दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, आप देखेंगे पूरा पाषाण काल तो यही होगा, लेकिन आप ये भूल जाएंगे उच्च में है, मध्य में है, पूर्व में है या पूरा पाषाण काल में। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पाषाण काल में, पहला हमारा था पूरा पाषाण काल, सेकंड आता है हमारा मध्य पाषाण काल। यहाँ के लोग शिकारी थे और वही खाद्य को संग्रह करते थे। तो शिकारी तो आपके पहले वाले में भी थे और सेकंड वाले में भी आपके शिकारी थे। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि पहला काल जो था पूरा पाषाण काल उसमें भी शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। जो दूसरा मध्य पाषाण काल है उसमें भी लोग शिकारी थे, साथ में खाद्य को संग्रह करने वाले थे। अब यहाँ से देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये बिल्कुल आप नोट कर लें, कॉपी में अपनी लिख लें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाएंगे। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ से मिले हैं, और आदमगढ़ में कहाँ से, मध्य प्रदेश से। इसके अलावा बागौर, राजस्थान के बागौर से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा अस्थि निर्मित उपकरण, ये कहाँ से मिले हैं, सराय नाहर राय से महदहा। ये तो आप रट लें गाइस, इसको तो आप ऐसा रट लें कि बस भूले ना।
बहुत बार क्वेश्चन बनता है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन में आपको आदमगढ़ देगा या आपको बागौर देगा। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पशुपालन में आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। पशु पशु है तो पशु कहाँ से मिलेगा। पशु नहीं होता आदम, आदमखोर कहते हैं, कोई आदमी आदमखोर हो गया तो आदमखोर, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पशु है वो पशु ऐसा है आदमखोर जो आदमी को खा जाता है। और देखिए बगौर, गौर एक गोरिल्ला, गोरिल्ला भी एक पशु है ना, गोरिल्ला, गोरिल्ला यहाँ से आप कैच कर सकते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश से है और बगौर गोरिल्ला राजस्थान से है। इसके बाद देखिए अस्थि, अस्थि कहाँ बहाते हो भाई, अस्थि बहाते हो नहर में, है ना। अस्थि कहाँ बहाओगे, नहर में बहाओगे ना अस्थि। गंगा तो यहाँ पे है नहीं, गंगा में बहाते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे नहर, क्योंकि ट्रिक बना रहे हैं ना हम लोग, ट्रिक की वजह से हम लोग यहाँ पे नहर याद रखेंगे। तो देखिए अस्थि जो है हमारी वो नहर में बहती है, तो सराय नहर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नव पाषाण काल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं बात करूं इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो नव पाषाण काल ही है। अब देखिए नव पाषाण काल में क्या है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा सबसे पहले कि भाई आग का जो आग का जो पता चला वो कहाँ से पता चला, यानी कि आग जो खोजी गई वो कब खोजी गई, कौन से काल में खोजी गई। खाद्यान्न जो थे उसका सर्वप्रथम उत्पादन किस काल से पता चलता है। तो ऐसे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये चीजें हम लोग याद नहीं करते। हम लोग सिर्फ क्या रटने में रहते हैं कि यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये। ध्यान से समझना है, नवपाषाण काल में खाद्यान्न और आग, इन दोनों का प्रयोग महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, खाद्यान्न और आग। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ यहाँ पे स्थल बनाए हुए हैं और एक तरफ प्राप्त साक्ष्य का कॉलम बनाया हुआ है। गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं या आने वाले टाइम पे बनेंगे वो इसी स्लाइड से बनेंगे। इससे पहले वाली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फिर सर इम्पोर्टेंट क्या है, तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और एक इम्पोर्टेंट। लेकिन इम्पोर्टेंट भी आपका एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, वो भी आता है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं ना एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन हमारी जो होती है तो वो ये वाला ही है। इसके अलावा जो पीछे वाली स्लाइड है, आगे वाली स्लाइड है, वो भी आपको अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा स्थल, स्थल की बात करूं सबसे पहला लहुरा देव, लहुरा देव से आपको चावल के साक्ष्य मिले, किसके, चावल के, और ये सबसे पहले मिले हैं, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरा है आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़ से आपको क्या मिला है, गेहूं के साक्ष्य। तीसरा है आपका गुफकराल, गुफकराल से क्या मिला है आपको, कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य आपको सबसे पहले कहाँ से मिले, गुफकराल से। गेहूं के साक्ष्य आपको पहले कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। चावल के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, लहुरा देव से। इसके बाद देखिए बुर्जहोम, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में आया हुआ, कई बार आईएएस में आया हुआ है। बुर्जहोम, बुर्जहोम से हमें क्या प्राप्त हुआ, मानव कंकाल और कुत्या कंकाल एवं गर्त निवास। देखिए यहाँ पर इन दोनों के कंकाल जो है वो एक साथ प्राप्त हुए हैं एक ही कब्र के अंदर। तो मानव का और कुत्या कंकाल एक साथ प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से, साथ में गर्तवास। संगनकल्लू, पिकली हल, उतनूर से आपको राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पांच चार मैंने आपको लिखवाए हैं या बताए हैं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल दमदमा। दमदमा में क्या मिला आपको, एक ही कब्र में तीन साक्ष्य मिले मानव कंकाल। क्वेश्चन आएगा एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, दमदमा। इसके बाद आदमगढ़, आदमगढ़ से तो आप समझ ही गए होंगे सर पशुपालन था। मेहरगढ़ समझ गए होंगे सर, एक तो गेहूं मिले हैं पीछे बताया मैंने आपको, साथ में स्थायी जीवन का प्रमाण। अब कॉमन सी बात है यार, अगर गेहूं मिल गए आपको तो आपका जो जीवन है वो स्थायी हो ही जाएगा। इससे पहले स्थायी क्यों नहीं था, क्योंकि सर हम लोग शिकार कर रहे थे, हम लोग के पास खाने तक को सामान नहीं होता था, हम लोग शिकार कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं और वो फिर सड़ भी जाते थे, तो फिर खाना हम लोगों को मिलेगा। लेकिन गेहूं सर ऐसी चीज है जो हम डेली खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब पाषाण काल संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी तक के जितने भी अवशेष हैं वो आपको मेहरगढ़ से ही मिले हैं। हथनौरा, हथनौरा में क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। भारत में जो मानव थे वो सबसे पहले किसको मिले, कहाँ मिले, तो वो हथनौरा में मिले। यानी कि हथनौरा में इससे पहले मानव
का पता नहीं था मानव भी हैं थे भारत में या नहीं थे। ऐसे तो थे, लेकिन भारत में मानव थे या नहीं वो कहाँ से पता लगा? हथौड़ा से। भीमबेटका, जिसको आपने कई बार स्टैटिक के अंदर पढ़ा होगा, भाई क्यों फेमस है? प्रागैतिहासिक चित्रकला की वजह से फेमस है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आर्ट्स हैं, शैलीज बनी हुई हैं, चित्रकला बहुत अच्छी है भीमबेटका की गुफाओं में। तो ये सारे स्थल जो हैं गाइस, ये बिल्कुल रट लेना, ये ऐसे कर लेना कि बस कभी ना भूलो इसको। अगर आपने ये मिस कर दिया, ये आपने इग्नोर कर दिया, ये आप भूल गए, स्किप कर गए, तो फिर आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम के अंदर। तुक्का आप भले से मारे आओ, तुक्के में सही हो जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं। इसके बाद देखिए अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में देखिए आप, पहला है बुर्जहोम की खोज, वो किसने की थी? टी टेरा एवं पीटरसन ने। मध्य पाषाण काल की खोज, क्वेश्चन बनता है इनमें से किसने, इनमें से क्या मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ? तो अस्थि पंजर जो है वो सर्वप्रथम प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल में से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर भी, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई लोहंदा नाला क्षेत्र से। देखिए ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते। इस चैप्टर से जो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने है, या तो आप इसको स्किप कर दो या फिर आप दुनिया की सारी बुक उठा लो, उसको पढ़ते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। इसको एक बार आपने याद कर लिया, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, पेपर में सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने हैं, इसी वीडियो के अंदर से मिलने हैं, ये मेरी गारंटी है। तो हड्डी निर्मित मां देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? लोहंदा नाला क्षेत्र से। वृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर। तो देखिए चारों क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला हड्डी निर्मित मातृ देवी है, लोहंदा में मिला है इनका साक्ष्य है ये प्रतिमा। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान मृतकों को दफनाने में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, गैरिक मृदभांड हस्तिनापुर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य। देखिए 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे, यानी कि 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनको भारत में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 1861 में भारत का वायसराय कौन था? इसके बाद देखिए 18 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हो गया, मतलब 1861 में ये इसके जनक बन गए, इसके 2 साल बाद ही इन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। 1871 में क्या हुआ? पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित की गई, यानी कि पहले ये एक विभाग नहीं था। 10 साल तक इसने ऐसे ही काम किया है, सिर्फ खोजने की दृष्टि से, लेकिन उसके बाद इसको एक विभाग के रूप में सरकार ने मंजूरी दे दी और सरकार ने इसको एक विभाग बना दिया। 1901 लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट बन जाते हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1901। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम किस वायसराय के द्वारा दिया गया या किस वायसराय के समय पर दिया गया? लॉर्ड कर्जन। तीसरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन बने? जॉन मार्शल। देखिए पुरातत्व में आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक और ऊपर क्या था? भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको ये दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं सर्वेक्षण के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे, वो यहाँ पे गलती कर देते हैं। या बहुत से लोग रटते हैं तो वो रटते हैं जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक भी हैं और पहले महानिदेशक भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, वो गलत है कि प्रथम महानिदेशक जो होंगे वही जनक होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जनक होना एक अलग बात है, प्रथम महानिदेशक एक अलग चीज है। नोट।
स्पेशल नोट है यहाँ पे, मध्य पाषाणकालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। दूसरा, मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे, छोटे औजार थे, है ना, बड़े औजार नहीं थे। इसके बाद देखते हैं, देखिए इतिहास, जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। लेकिन उपरोक्त काल विभाजन जो है वो लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पे आधारित थे। ये तीनों जो काल है ना, जो ये बताए मैंने आपको भी, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये जो काल थे बेसिकली, ये लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता, या तो इसमें थे, साक्ष्य मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी उनको बना दिया गया, काल को बना दिया गया, मतलब ठीक है ये काल इससे यहाँ तक होगा। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि भाई इनमें से कौन सा काल साक्ष्यों की उपलब्धता पर आधारित था कि नहीं था। जैसे कि आपको बताया था कि जो तीसरा वाला काल है ऐतिहासिक काल, पहले बताया मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि आद्य ऐतिहासिक काल में दोनों चीजें हुई हैं, लेकिन साक्ष्य भी पढ़े गए हैं और पुरातात्विक सर्वेक्षण भी हुआ है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अन्य संबंधित कारण है कुछ जो इम्पोर्टेंट है। मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फलकों की अधिकता के कारण। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? लंगनाज, गुजरात से। 14 मानव, और 3 मानव कहीं और से हुए हैं, बताया था ना मैंने आपको भी। अब जब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मैंने आपको बताया कि 3 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, 3 मानव कंकाल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई कहाँ से? 1867 से 68 के बीच में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल से समय निर्धारित किया गया है, कब से कब तक? 9000 से लेके 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व के मध्य तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम भारतीय नव पाषाणिक स्थल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कॉपी में नोट कर लो इसको, एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है ये। कोल्डी हवा, जहाँ पर चावल की भूसी प्राप्त हुई है। मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका टपकने वाला एग्जाम में, मैक्सिको में। तीसरा, गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अथवा कुम्हार की कुआं। आईएएस वाला क्वेश्चन, पीसीएस वाला क्वेश्चन है ये। गुफ कराल का अर्थ कुलाल अथवा कुम्हार की गुफा। देखिए मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि आईएएस वाला क्वेश्चन है, पीसीएस वाला क्वेश्चन है, जबकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं पैट की, तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं, जो कई बार आईएएस के एग्जाम में आ चुके हैं, पीसीएस के एग्जाम में आ चुके हैं। इनके अंदर कोई डीपली क्वेश्चन नहीं है, डीप सीधा सीधा फैक्ट है कि गुफराल का मतलब ये होता है, और वो सब बच्चा पढ़ता है। इसके बाद देखिए ताम्र पाषाणिक सभ्यता या संस्कृति। नोट, तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था। यहाँ पर जो, अब कॉमन सी बात है, लिखा ये ताम्र, ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। तो तांबा, पाषाणकालिक संस्कृति में तांबे का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन इसके साथ साथ पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है? पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, कि मानव द्वारा प्रयुक्त, सबसे नीचे देखिएगा, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा था। ये क्वेश्चन हजारों बार, लाखों बार एग्जाम के अंदर आया होगा। अब देखिए यहाँ से इतना कोई आपसे डीपली नहीं जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे आपसे कि ताम्र पाषाणकालिक संस्कृति जो है वो कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुई है। या थोड़ा सा और अगर डीप में जाएगा तो मैंने आपके लिए फिर भी नोट्स बना दिए हैं कि इतना पूछ सकता है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के में से क्या क्या मिला, या बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति का नामकरण हुआ, तो बनास घाटी कहाँ पर स्थित है? ये बनास घाटी वाला क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, यूपीएससी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, बनास घाटी में इस तो बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण। ये हम लोग क्या समझ रहे हैं, दोबारा समझिए एक बार और। मैंने आपको बताया कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति, इसमें तांबे और पत्थर के प्रयोग की अवस्था, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर तांबे की संस्कृति प्राप्त हुई है, या तांबे, अब संस्कृति का मतलब क्या है? यानी कि जब खुदाई की गई थी तो वहां पर जो सामान निकले हैं, जो भी आपके अवशेष निकले हैं, जो भी आपकी चीजें निकली हैं, वो तांबे से बनी निकली हैं। ये इस तरीके से इसका नाम दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान।
सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण दिया गया। दूसरा, प्रमुख पुरास्थल आहाड़, बागौर, बालाथल, ओजियाना, गिलुंद, ये इसके प्रमुख पुरास्थल थे या हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश में देखिए मालवा से क्या मिला, चरखे एवं तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। कायथा से क्या मिला, किलाबंद बस्तियां एवं 28 कंगन। ये कंगन जो है तांबे के थे, ठीक है, कभी आप लोहे के या उसके सोच लो, सोने के। एरण, किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं एरण से। नवदा टोली, चकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य, ये आपको मिले नवदा टोली। पश्चिम महाराष्ट्र में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर दो ही जिले हैं, पहला है अहमदनगर, दूसरा पुणे। अहमदनगर से मिले जोरवे, नेवासा, दैमाबाद में पटसन के साक्ष्य मिले। पुणे जिला से प्रकाश, नासिक, ईमानगांव, चंदौली, सोनगांव से 5 कमरों वाला मकान एवं किलेबंद एवं खाई में गिरी हुई बस्ती एवं माता देवी की प्रतिमा। ये आपको ध्यान रख लेना है कि माता देवी प्रतिमा, खाई में गिरी बस्ती, सोनगांव से 5 कमरों वाला मकान। इसके अलावा पूर्वी भारत से देखिए, पूर्वी भारत में आपके 3 जगह हैं, चिरांद, पांडुराजर डिब्बी, महिषदल। यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं बना आज तक। अन्य स्थल जो है बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीन, नरहन। यानी कि ये सभी जो लोकेशन मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से तांबे के कुछ ना कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे किलाबंद बस्तियां थी, कंगन है, किलेवन बस्तियों के साक्ष्य हैं, चकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं कौन से कहाँ से मिले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा था। तो गाइज, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है जो कि आपकी पूरा पाषाण काल से, या मैं कहूँ कि पूर्व पाषाण काल के बारे में कंप्लीट वीडियो है। पाषाणकालीन सभ्यता आपकी इतनी ही है। इसके अलावा आपकी जो अब आएगा आगे मध्य पाषाण काल आएगा, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता आएंगी, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर है, कंप्लीट टॉपिक है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ और नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ इसको भी कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस का कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, हेड कांस्टेबल, 10+2, सीजीएल तक के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे। और गाइस, एक और रिक्वेस्ट है, गाइस सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नहीं किया है तो। और अपने ग्रुप पर तो भेज सकते हो ना यार, अपने ग्रुप पर भी शेयर कर दो, जिससे कि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख लें, उनका फायदा हो जाए और मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, वीडियो में मेरे भी लाइक आए, है ना। तो टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय बाय गाइस।